मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव और विश्व रंग के महोत्सव के अंतर्गत साझा संसार की पहल पर आयोजित प्रवास मेरा नया जन्म में आप सभी का अनन्य स्वागत है। संध्या जी की अध्यक्षता में आज हम ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है और मैं इसके लिए संध्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा साझा संसार की टीम की ओर से कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे आज हमारे साथ उपस्थित हैं। साथ ही साथ जर्मनी से सिप्रा जी और अमेरिका से अनीता कपूर जी भी जुड़ रही हैं और नीदरलैंड से इंद्रेश जी हमारे साथ हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। और हम आज सौभाग्य है हमारे साथ, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है आज कि हमारे साथ दिव्या माथुर जी भी लंदन से जुड़ी हुई हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो मित्र हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक पर जुड़े हुए हैं उनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। राजेंद्र जी आज फिल्म की शूटिंग में चल रहे हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे राजेंद्र शर्मा जी। विश्वास जी के पास मंच संचालन के साथ साथ तकनीकी आभार भी है और प्रवास मेरा नया जन्म की रीड है विश्वास जी। तो विश्वास जी हमारे साथ हैं। हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं दो शब्द आपसे साझा करना चाहूंगा कि इस आयोजन की शुरुआत के पीछे क्या वजह है और हमें किस दिशा में जाना है, प्रवासी साहित्य को किस दिशा में बढ़ना चाहिए या जहां हमारी कमियां हैं, जहां हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन थोड़ा सा दृष्टि में बदलाव की जरूरत है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी कवि के लिए, किसी भी रचनाकार के लिए उसके सृजनात्मक विकास के लिए, सृजनात्मक गहनता के लिए उसे अपने प्रवास देश की स्थानीय राजनीतिक, भौगोलिक व दार्शनिक गतिविधियों की नाड़ी पर हाथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सब तभी संभव है जब हम नोस्टाल्जिया से उभर कर आए और हमारी दृष्टि बदले, ताकि जो क्षितिज हमारे सामने है प्रवासी देशों में, प्रवास की स्थिति में, प्रवास के समाज में, वो एक बहुत बड़ा व्यापक क्षितिज है हमारे साथ और वो हमारे साहित्य को, भारतीय साहित्य को एक नया आयाम, नई दिशा और बहुत समृद्ध कर सकता है। इसीलिए इस प्रवास मेरा नया जन्म का हमने आयोजन का आरंभ किया पिछले वर्ष। तो क्योंकि इस ये एक बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही है कि जो पिछले, यदि मैं 5-10 वर्ष के या 20 वर्ष के या 50 वर्ष के साहित्य को देखूं तो कुछ रचनाकारों को छोड़ करके, कुछ साहित्यकारों को छोड़ करके, क्योंकि बहुत अच्छे साहित्यकार हमारे साथ हैं, अभी दिव्या जी हैं, अमेरिका से हमारे साथ इस समय ढींगड़ा जी हैं, कनाडा से हमारे साथ धर्मपाल जी हैं, हंसादीप जी हैं, शैलजा जी हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन जो नए जो साहित्यकारों को मैं देख रहा हूँ वो सदैव नोस्टाल्जिया में अपनी रचनाओं की रचना करते रहते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा बाहर आकर के देखना, उस नोस्टाल्जिया से निकलकर जो क्षितिज उनके पास है, जो समृद्धि उनके पास है, उस समृद्धि को, उस जीवन को, उस जीवन की दशा को भारतीय पाठकों, भारतीय साहित्य तक पहुंचाने की बहुत बड़ी पहल करनी चाहिए हमें, और इसीलिए ये आयोजन हमने आरंभ किया था। अनुवाद की एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि हमारे सामने है और उस पर बहुत काम हो सकता है, उसे हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ पर कि पिछले दिनों मैं इटली में था और मुझे, आपको पता नहीं दिख रही है या नहीं, ये एक पुस्तक मुझे खरीदने को मिली, लेटरे इंडिया ने। और ये पुस्तक की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि हम थोड़ा सा अपने दाएं बाएं देख कर चलें तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बहुत समृद्ध कर सकता है। ये चिट्ठियां जो हैं फिलिप्पो सासेती की लिखी हुई हैं। ये इनका, इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वो 1942 में हुआ और ये जो चिट्ठियां हैं ये
फिलिप्पो सासेती ने भारत में रहते हुए लिखी हैं। और फिलिप्पो सासेती का जन्म 1540 में फ्लोरेंस में हुआ था और उसने ये चिट्ठियां 1583 से लेकर 1588 तक ये चिट्ठियां उसने अपने मित्रों, अपनी बहन और ड्यूक ऑफ फिरेंसे, फ्लोरेंस को उन्होंने चिट्ठियां लिखी। तो इनका अनुवाद भी मैं करूंगा, ये आपके सामने आएगी, थोड़ा समय लगेगा मुझे। तो मैं कहना इस पुस्तक के माध्यम से ये चाहता हूं कि इतना सारा साहित्य, इतना सारा फैलाव हमारे सामने है, प्रवासी रचनाकारों के सामने, तो हमें उसको संभालना चाहिए, उसकी तरफ थोड़ा सा नजर घुमानी चाहिए और उसको हमारे भारतीय पाठकों तक, भारतीय श्रोताओं तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारा भारतीय साहित्य समृद्ध हो सके और एक नई दिशा मिल सके प्रवासी साहित्य को। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विश्वास दुबे जी से आग्रह करूंगा कि विश्वास जी, अब मंच को आप आगे ले चलिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब हम सभी आप सभी रचनाकारों को सुनेंगे। विश्वास जी, मंच आपके हाथ में। धन्यवाद रामा जी। आपको, कार्यक्रम अध्यक्ष संध्या सिंह जी को, दिव्या जी यहाँ उपस्थित हैं और मंच पर उपस्थित अन्य सभी प्रतिभागी मित्र और वो सब श्रोतागण जो हमसे फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको मैं विश्वास शांति के शहर द हेग नीदरलैंड से सादर प्रणाम करता हूँ। साझा संसार की पहल प्रवास मेरा नया जन्म, जैसे रामा जी ने बताया, पिछले साल शुरू किया था और इसमें आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम कुछ अपनी सुनाएंगे और आपकी सुनेंगे। अपना देश छोड़ के एक नए देश में जाना, फिर जूझना और फिर बस जाना, इस सब में हजारों भावों का समावेश है और हम साहित्य से जुड़े प्रवासी इन्हीं भावों को गद्य और पद्य में उतारना बखूबी जानते हैं। तो इसी भावना के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर शिप्रा सक्सेना, जो जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप जर्मनी के कोलोन शहर में रहती हैं और छोटा सा परिचय उनका, वो संस्थापिका सदस्य हैं सृजनी ग्लोबल की और भाषाओं के ज्ञान में उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन बहुत अच्छी तरह आती है और संस्कृत, फ्रेंच और पंजाबी भी वो जानती हैं। वर्तमान में वो कोलोन इंटरनेशनल पीस स्कूल में मीडिया इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं। 8 वर्षों से वह जर्मनी में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से भी हिंदी भाषा और साहित्य के शिक्षण और सांस्कृतिक खान पान, सभ्यता, गीत संगीत का अनुवाद और व्यवहारिक कक्षाओं का निरंतर आयोजन करती आई हैं। आप साहित्य समाचार.com पोर्टल यूरोप की संपादक एवं कोलोन की अनेक संस्थाओं में सक्रिय रूप से सहभागिता रखती हैं। और जहां तक सम्मान की बात करें तो राज्यपाल द्वारा युवा प्रतिभा सम्मान से सम्मानित, ग्लोबल लिटरेरी अवार्ड कनाडा, साहित्य शिरोमणि का अवार्ड, साहित्य अकेडमी मुंबई, उत्तर प्रदेश प्रतिभा सम्मान आदि सम्मानों से सम्मानित हैं। उनका परिचय काफी बड़ा है, मैं यहीं रुकता हूं और उन्हें खुद मंच देता हूं। और आपका स्वागत है शिप्रा जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है सब? जी जी जी। साझा संसार परिवार को, विश्वरंग परिवार को, श्री रामातक्षत सर को और आप सभी महनीय उपस्थितियों को मेरा नमन। मैक्स मूलर की तपोभूमि से, जर्मनी से मेरा नमन आप सभी को। और बहुत खूबसूरत ये पहल शुरू हुई है, जिसका भागी बनना, जिसका सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सीधी सीधी बात करूंगी, प्रवास की बात की है, प्रवास में एक नए जन्म की बात की है। तो मुझे लगता है जड़ों से जुड़कर ही हम पनपते हैं, तो अपनी जड़ों से हमेशा हमें जुड़ा रहना चाहिए और नई बातों को, नई खूबसूरत चीजों को अपनी जिंदगी में और उतारते जाना चाहिए। तो जब मैं भारत से चली थी तो एक छोटी सी भावना के साथ चली थी, एक दोहे के माध्यम से उससे जुड़ती हूँ और एक गीत सुनाऊंगी जर्मनी के विषय में आप सबको। आज्ञा है आप सबकी, सभी बड़ों की। बांध गठरिया प्रेम की, ले आई परदेस। बांध गठरिया प्रेम की, ले आई परदेस। माटी की सौंधी महक और अपनों का वेश। माटी की सौंधी महक
और अपनों का वेश, तो ये लेकर यहाँ पर आई थी। संस्कार, संस्कृति अपने देश की और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हूँ। यहाँ मान करती हूँ इस बात का और सौभाग्य है मेरा कि मैं जर्मनी में रह रही हूँ। एक गीत हमारे जर्मनी के नाम। मैक्स मूलर की तपोभूमि नदी राइन जिसकी जननी है। मैक्स मूलर की तपोभूमि नदी राइन जिसकी जननी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में पावन भूमि जर्मनी है। मैक्स मूलर की तपोभूमि। रोमन शिल्प कला है अनूठी, स्थापत्य भी अनूठा है। उन्नत मस्तक हर जर्मन का तकनीकी में अजूबे हैं। विश्व पटल पर छाए रहते, विश्व पटल पर छाए रहते, अद्भुत इनकी करनी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में पावन भूमि जर्मनी है। मैक्स मूलर की तपोभूमि। कल 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 निर्झर निर्मल वोल्गा जान्युब की जलधारा। कल 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 निर्झर निर्मल वोल्गा जान्युब की जलधारा। आल्प्स की सबसे ऊंची खूबसूरत पर्वतमाला। उत्तर सागर लहराता है, उत्तर सागर लहराता है, सुंदर जीवन बरनी है। मैक्स मूलर की तपोभूमि नदी राइन जिसकी जननी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में रंग मौसम के सारे धारे हेगन है संगीत की आन। रंग मौसम के सारे धारे हेगन है संस्कृत की आन। आर्नेस्ट लुडविग की चित्रकारी, थॉमस मान नोबेल की शान। बर्टोल्ड ब्रेक्ट बेंजामिन गोथे, बर्टोल्ड ब्रेक्ट बेंजामिन गोथे, साहित्य जिनका अनुकरणी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में पावन भूमि जर्मनी है। मैक्स मूलर की तपोभूमि। सीखा इनसे गिर कर उठना, नियमबद्ध जीवन जीना। सीखा इनसे गिर कर उठना, नियमबद्ध जीवन जीना। समय की कीमत को सीखा, सीखा स्वस्थ जीवन जीना। समय की कीमत को सीखा, सीखा स्वस्थ जीवन जीना। विध्वंस हुआ निर्माण हुआ है, विध्वंस हुआ निर्माण हुआ है, युद्ध विभीषिका धरणी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में पावन भूमि जर्मनी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में भाषा का सम्मान ये करते, रिश्तों को दिल से है निभाते। भाषा का सम्मान ये करते, रिश्तों को दिल से ये निभाते। बचपन से ही आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनना है सिखाते। प्रकृति से करते हैं प्रेम ये, प्रकृति से करते हैं प्रेम ये, विश्व तकनीकी में अग्रणी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में पावन भूमि जर्मनी है। मैक्स मूलर की तपोभूमि, मैक्स मूलर की तपोभूमि। नदी राइन जिसकी जननी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में पावन भूमि जर्मनी है। गोथिका साहित्य संस्कृति में। तो ये मेरे भाव है जिस इस कर्म भूमि के प्रति, जहां पर मैं रहकर कोशिश कर रही हूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़कर मैं यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को भी आगे ले जाऊं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर शिप्रा जी, बहुत सुंदर शिप्रा जी। मैं भी जर्मनी में 2 वर्ष रही, आपको मैंने बुलाया भी था, तो काफी मुझे मन प्रफुल्लित हो गया जर्मनी का वर्णन सुन के। जर्मनी देश के नाम से प्रोफेसर सत्यव्रत ने
लंबी कविता लिखी थी जर्मनी के विषय में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया शिप्रा जी। आपके इस गीत में मैं वैसे जर्मनी गया हुआ हूँ, पर फिर से एक बार पूरा जर्मनी घुमा दिया, तो बहुत सही आगाज किया है आपने। और चूंकि अब हम जर्मनी में हैं, तो जर्मनी के ही निकट नीदरलैंड्स की तरफ रुख करते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगा इंद्रेश कुमार जी को नीदरलैंड से। इंद्रेश जी के साथ कई बार मंच साझा किया है। आपका छोटा सा परिचय, आप गंगा किनारे बसे नगर मिर्जापुर के रहने वाले हैं। बचपन से ही कला और विज्ञान दोनों में इंद्रेश जी की रुचि रही है। कविताएं सुनना, लिखना और उन्हें सुनाना आपको काफी प्रिय है। और आप उच्च शिक्षा के लिए इजराइल में रहे और आजकल नीदरलैंड्स के लीeuwarden में बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। आप हास्य पे लिखना पसंद करते हैं, तो आज देखते हैं इंद्रेश जी आप क्या सुनाएंगे। इंतजार है। आप म्यूट पे हैं शायद। एक मिनट, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि विषय है मेरा प्रवास मेरा जन्म, और अब यही है कि हम लोग आज अभी दशहरा का प्रोग्राम मना रहे हैं। तो भारत में तो दशहरा 4 दिन पहले ही हो गया, लेकिन आप जहाँ प्रवास करते हो उस हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। तो आज का कार्यक्रम है तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ी हुई है। मैं आपको एक इस पे हास्य व्यंग से रची मेरी रचना सुनाता हूँ। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिखी है। इस प्रकार है। आम है सबको खाना पर पेड़ नहीं लगाना, कि आम है सबको खाना पर पेड़ नहीं लगाना। आम है सबको खाना पर पेड़ नहीं लगाना। ना करने का है एक से एक बहाना, पर आम है सबको खाना, पर आम है सबको खाना। पानी नहीं बचाना बिस्लेरी का है जमाना। पानी नहीं बचाना बिस्लेरी का है जमाना। बोतल लेके जाना स्टेटस है दिखाना। आम है सबको खाना पेड़ नहीं लगाना। खाना कूड़े में फिकवाना, पैसे की धौंस दिखाना। खाना कूड़े में फिकवाना, पैसे की धौंस दिखाना। महंगाई पे चिल्लाना, आम है सबको खाना पर पेड़ नहीं लगाना। नेता चुनने जाना जीजा चुनकर लाना। नेता चुनने जाना जीजा चुन के लाना। फिर नेता पे दोष लगाना, आम है सबको खाना। टीवी पे बहस कराना, जैसे तू मैं दिखाना। टीवी पे बहस कराना, तू मैं दिखाना। जैसे मुर्गे का लड़ाना, पर आम है सबको खाना। आम है सबको खाना। आधा सच बताना आधा सच छुपाना। अफवाहें फैलाना उससे माल कमाना। आम है सबको खाना पेड़ नहीं लगाना। सेल्फी है खिंचाना, चाहे हो जान का जाना। एफबी पे लगाना, लाइक के लिए गिड़गिड़ाना। पर आम है सबको खाना। आम है सबको खाना पेड़ नहीं लगाना। लड़की है पटाना, खूब मजे उड़ाना। लड़की है पटाना, खूब मजे उड़ाना। पर शादी नहीं रचाना, घड़ियाली आंसू बहाना। कि आम है सबको खाना पर पेड़ नहीं लगाना। ये ऐसी जैसा मैंने देखा वैसा लिखा है। और आप सबको एक बार फिर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रामत तक्षक और विश्वास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर इंद्रेश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया इंद्रेश जी। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। और मैं जब कभी भी प्रवास के बारे में लिखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रवास के 3 चरण होते हैं। तो पहले चरण में इंसान कुछ इस तरह से आता है कि नाप कर नए आसमान हम जल्द वापस आते हैं। वो अपने देश से कह रहा है कि नाप कर नए आसमान हम जल्द वापस आते हैं, तुम दरवाजे खुले रखना कुछ नई हवाएं लाते हैं। तो ये शुरुआती है समय। फिर कुछ दिनों बाद जब दूसरे देश में मन लग जाता है तो ये स्थिति होती है कि कुछ तो बात है तेरे शहर में।
कुछ तो बात है तेरे शहर में, रुक जाने को जी करता है, चल थोड़ा और ठहर लेते हैं, चंद लम्हों में कहाँ जी भरता है। ये बीच की क्या स्थिति बात है। है, बहुत सुंदर। और फिर अंत में एक स्थिति वो आ जाती है कि अब कौन है वहां, कौन है वहां, किसके लिए वापस जाए, अब यही तो है दुनिया मेरी, चल अब यहीं बस जाए। बहुत तो सुंदर, ये बहुत 3 सुंदर। फेज हैं इसके प्रवास के। तो एनीवेज अब मैं आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख नहीं रहा कि अभी अनीता जी आई हैं, और चूंकि वो नहीं आई हैं तो अनीता जी के इंतजार एक में बार हम आगे कॉल कर बढ़ते हैं। लो तो विश्वास जी, अगर जुड़ी हो तो, नहीं तो जी फिर आगे बढ़े। हाँ, तो वो नहीं मुझे दिख रही हैं, तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ, जी, और नीदरलैंड से रुख करते हैं हम अमेरिका की तरफ। और रिपीट अमेरिका से हमारे साथ जुड़े इन्वॉल्व। हैं उमेश तांबी जी, जो फिलाडेल्फिया से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी का जन्म वैसे तो नागपुर के पास हुआ, पर 1999 से ही अमेरिका में रह रहे हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम, बचपन से ही हास्य और व्यंग्य कविताओं के प्रति रुचि रही है। आपको 2014 में कम्युनिटी वॉलंटियर सेवाओं के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय भाषा, परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और सक्रिय हैं। फिल्मी गीतों, भजनों के प्रस्तुतिकरण में रुचि है और भारतीय भाषाओं और लिपियों के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत हैं। गर्भनाल न्यास द्वारा प्रकाशित इनकी प्रथम कविता संग्रह शब्दों की ओट में अमेज़न एवं एप्पल बुक्स पर उपलब्ध है। मैं आपकी आवाज का भी बहुत बड़ा मुरीद हूँ उमेश जी। आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो आज हालांकि आज आप मुख्य वक्ता हैं और हम आपसे आपके संस्मरण सुनेंगे, पर अगर कुछ उसके साथ गुनगुना भी सकेंगे थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। उमेश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। रामा जी, ये आयोजन के लिए आपका बहुत बड़ा आभार। और दिव्या जी और संध्या जी, सभी लोग यहाँ पर है, सबको नमस्कार। पुरानी यादें आज ताजी हो गई। विश्वरंग में आप सबसे मुलाकात हुई थी, आपके साथ रहने का मौका मिला था, और आगे मुझे मेरे संस्मरण तो ये बड़ा सेंसिटिव विषय बोलना चाहिए कि अपने देश को छोड़कर विदेश में आकर बसना आसान बात नहीं है। ये जिन्होंने किया है वो ही लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एहसास हो सकता है उनको। तो ऐसी घटना मेरे साथ हुई सन 1999 में। व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के कारण मुझे अमेरिका में आके बसना पड़ा। वैसे तो सब कुछ वहाँ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे बेटे को, छोटे बेटे को, 1 साल का था वो, उस समय उसको आवश्यकता पड़ी कि ओपन हार्ट सर्जरी उसकी करानी पड़ेगी। और ओपन हार्ट सर्जरी वैसे तो बम्बई में और मद्रास में और नागपुर में सब जगह हम लोग ने पता किया, लेकिन ये पता चला कि ओपन हार्ट सर्जरी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस है और जो चीजें लगने वाली आवश्यकता उसको उसके जीवन में, वो यहाँ पे पूरी नहीं हो पाएगी उस समय। तो हमने एक बहुत बड़ा साहस का या बोलना चाहिए कि जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि परिवार के साथ में हम अमेरिका में आकर बस जाएंगे। अब वो यहाँ आने से बसना मतलब थोड़े दिन रहना वो तो बात ठीक है, लेकिन पूरे जीवन भर बसना एक बहुत बड़ा जटिल मामला था। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। और रामा जी ने मुझे इंगित किया था कि आप है ना छोटी छोटी बातों से जोड़िए हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनको ये अनुभव हो कि मन में उथल-पुथल जो चलती है या अनुभव जो होते हैं, उसको अलग-अलग लोग, अलग-अलग भांति के लोग अलग-अलग ढंग से लेते हैं। तो मैंने जिस ढंग से लिया वो मैं आपके साथ में साझा करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि नागपुर से बम्बई की हवाई उड़ान मेरी पहली डोमेस्टिक फ्लाइट थी। उसके पहले मैं सिंगापुर जा चुका था। संध्या जी आपके यहाँ मैं आया था 93 में। तो लेकिन ये डोमेस्टिक फ्लाइट पहली थी, और वो डोमेस्टिक फ्लाइट ऐसी हुई कि उसने मेरा जीवन का मोड़ ही बदल दिया। ऐसे तो बहुत सारे मोड़ आए जीवन में, लेकिन उस मोड़ पे रास्ता ऐसा लगा कि वापस जाने का जो है वो रास्ता नहीं था वहाँ पे। उसके बाद में ये हुआ कि मैं फ्लाइट में बैठा मुंबई में, और मेरे को बड़ी उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि
ये केबिन में जो क्रू रहते हैं या जो पायलट्स रहते हैं वो लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। तो मैंने वो एयर होस्टेस से निवेदन किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं पायलट से मिल पाऊँ। तो थोड़ी देर बाद जो है मेरे को मौका मिल गया, मैं गया पायलट की केबिन में और देखा, छोटी-सी जगह होती है वो, और उन दिनों तो ये संभव था, लेकिन 9/11 होने के बाद में तो ये असंभव हो गया है कि कोई पैसेंजर जो है वो पायलट की क्रू में जाके इवन झाँक भी सके, इतना रिस्ट्रिक्शन हो गया है। तो वहाँ बैठने से मेरे को भौतिक शास्त्र के बहुत सारे समीकरण और सिद्धांत तो जो मैंने कॉलेज के दिनों में पढ़े थे, चाहे वो हो सकता है कि वो एग्ज़ामिनेशन को पास करने में के लिए या अच्छे अच्छे मार्क्स मिलने पाने के लिए मैंने पढ़े थे, वो सारे याद आ गए वहाँ पे कि वो थर्मोडायनामिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे, वो वहाँ पे एक्चुअली केबिन के अंदर में उपयोग हो रहे थे। और जीवन में पहली बार जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होती है, वो रडार जो रहता है, वो पहली बार मैंने देखा तो बड़ा अचंभा सा लगा कि देखो दुनिया में क्या-क्या हो रहा है जो अ अभी तक के जो है आम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का एक एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मेरे को आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। तो केवल मिलिट्री के लिए या एविएशन के यूज़ के लिए इसका उपयोग होता था उन दिनों में, मैं 99 की बात कर रहा हूँ। और आज तो ये है कि हमारे स्मार्टफ़ोन में जीपीएस है, हम साथ में लेके घूमते हैं, 24 घंटा हमारे साथ में जीपीएस रहता है और गाड़ियों में, कारों में भी रहता है। तो वो जर्नी जो थी फ्रैंकफर्ट होके फिलाडेल्फिया आने की, फिलाडेल्फिया वैसे देखा जाए तो ये अमेरिका की जननी है, ये शहर जो है यहाँ पे जन्म हुआ था अमेरिका का। और बहुत प्रभावित किया इस शहर ने, इस इलाके ने मुझे। उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ में साझा करूँगा। यहाँ का जो सिटी हॉल, हाँ, तो पहुँचने के बाद में मेरा मेरा भाई ने, विजय ने मुझे रिसीव किया यहाँ पे। ऐसी अगवानी की कि पिछले 22 साल में हम लोग यहाँ पे स्थापित हो गए। हम मतलब वापस इंडिया तो जाते रहते हैं हमेशा भारत में, लेकिन स्थापित हो गए यहाँ पे। और लगभग इसी इलाके में, इसी परिसर में, फिलाडेल्फिया के परिसर में रहे। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के समान ही है लगभग। और इक्वी डिस्टेंस है लगभग, अंतर भी फिलाडेल्फिया का जो है वो न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी से लगभग समान है। तो यहाँ की जब मैंने एयरपोर्ट की चमक-दमक देखी या और सफाई देखी और लोगों को बड़े नियमबद्ध तरीके से कतारों में खड़े होके अपना इमिग्रेशन चेक कराता हुआ देखा, तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ पे नियम कानून जो है केवल किताबों में या साइन बोर्ड पर लिखने के लिए नहीं है, लोग यहाँ पे आम लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे दूसरे विदेशों में मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। मैं ये बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुंबई की लोकल ट्रेन में या नागपुर के एयरपोर्ट पे या मुंबई के एयरपोर्ट में ये सब चीजें जो है वो थोड़ी-सी दुर्लभ ही थी। जो कोई कानून का या नियमों का पालन कर रहा है, जब तक कि कोई डंडा लेके खड़ा हुआ नहीं और उनको बोले कि यहाँ पंक्तिबद्ध आप खड़े रहिए। तो इस टाइप का माहौल था उस समय पे। अब तो थोड़े सुधार भी हुए। तो दिसंबर की शाम थी और दिसंबर में दिन जो है वो बड़े छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती है, सभी जगह होता है ये। तो यहाँ पे भी वही हालत थी और फिर यहाँ से एयरपोर्ट से घर पहुँचने में करीब-करीब 1 घंटे का कार का ड्राइव था। लेकिन अचंभा ये हुआ कि वो 1 घंटे की कार की ड्राइव में एक भी कार का हॉर्न सुनाई नहीं पड़ा। तो इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन कोई ना धुआँ, ना कोई धूल, और बस केवल सामने की हेडलाइट्स दिख रहे थे या टेल लैंप्स दिख रहे थे, लेकिन हॉर्न कोई नहीं बजा रहा था। तो मैंने पूछा मेरे भाई से, मैंने कहा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती? तो बोले शायद हो सकता है आपको साल 2 साल में 1 बार कभी सुनने को मिलेगा हॉर्न, और वो भी तब मिलेगा कि पीछे आपके जो चल रहा है उसको आपने अवरोध किया हो या कहीं पे मतलब फॉलो नहीं किया होगा रूल को, तभी कोई हॉर्न बजाएगा, नहीं तो यहाँ पे कोई हॉर्न बजाने का चलन नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलना चाहिए, नाम मात्र के लिए भी नहीं था। और फिर घर पहुँचे तो दूसरे दिन सवेरे मतलब वहाँ पहुँच के ही पता चला कि उसी दिन, बड़ी खुशखबरी की बात है ये, कि मेरे भतीजे का जन्म हुआ था उस दिन, जिस दिन मैं अमेरिका पहुँचा। तो वो भी एक जुड़ी हुई बात है जो हमेशा याद रखती रहती है। उसका जब जन्मदिन आता है तो मुझे याद आ जाता है कि मेरा भी ये इसी दिन मैं आया था इस कंट्री में। तो 22 साल हो गए हैं इस बात को। तो कनेक्टिकट गए और कनेक्टिकट जाते समय कार में 3-4 घंटे का ट्रैवल था वो, उसमें देखा मैंने तो
थोड़ा अटपटा लगा मेरे को, क्योंकि वो 1 घंटे का जो ड्राइव था एयरपोर्ट से घर तक के का, उसमें तो कुछ अलग किस्म की एंग्जायटी थी, ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन वो जो रात में 3 घंटे का ड्राइव था, उसमें मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा कि मेरे को मुझे जेट लैग है या चक्कर आ रहे हैं या क्या हो रहा है? ये गाड़ियाँ उल्टे साइड में क्यों चल रही हैं? तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव का जो ऑब्जर्वेशन है तो विजन बोला, भाई साहब बोले यहाँ पे यहाँ आप तो इतने सालों से कार चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, इंडिया में चलाते रहे हैं अब, लेकिन आपको कुछ चीजें भूलना पड़ेगा यहाँ पे, नई चीजें सीखनी पड़ेगी। तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट है, वो तब उस समय में बैठा के बोले, आपको कोई नींद वींद नहीं आ रही है, आप तो बात कर रहे हो अच्छे से, लेकिन यहाँ का एक्चुअली अमेरिका ही एक ऐसा देश है शायद, या बहुत कम ऐसे देश है जहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला हिसाब रहता है, स्टीयरिंग व्हील जो है लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो वही कई चीज सीखना और कई चीजें भूलना, इसका जो दौर है ये शुरू हुआ उसी दिन से। फिर मैं आता हूँ कि आदर्श की सर्जरी के बारे में आपको थोड़ी सी सारांश में बताता हूँ। तो यहाँ के जो बहुत एक फेमस, वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल जिसको बोलना चाहिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया, वहाँ पे उसका इलाज हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई उसकी, ये 2000 की बात है। और उस समय हम गाड़ी दोबारा चलाना सीख गए थे, तो ऐसा नहीं कि किसी के साथ बैठ के जाना है, खुद ही चलाते थे। और फिर हर छोटी चीज के लिए यहाँ पे तो कोई रामा महादेव या कोई ड्राइवर अख्तर भाई नहीं है, ये तो हमको खुद को चलाना है। तो हर जगह कोई भी, चाहे सब्जी लाना हो, चाहे सुई धागा लाना हो, या अनाज लाना है, ग्रोसरी लाना है, या दवाई लेने जाना है, तो सब चीज हमको ही करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि वो जो भरे पूरे परिवार के साथ में और पूरा सपोर्ट सिस्टम के साथ में बढ़ रहे थे, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली हुई। तो परिवार में भी सभी लोगों ने अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट किया। और फिर अच्छे से उसका इलाज हुआ आदर्श का, और आज तो उसको देख के बड़ी खुशी होती है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था उस समय, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो गया है, अपने पाँव पे खड़ा है। उसको और भी जो रिक्वायरमेंट्स थी स्कूल के एजुकेशन की, सपोर्ट सिस्टम की, जो उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी, बहुत अच्छे से मिली यहाँ पे। और अ, अब स्थानीय लोगों के बारे में कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि अ, चाहे आपकी किसी से पहचान है या नहीं है, लेकिन आप अगर उनकी तरफ देखेंगे तो स्माइल करते हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखेगा। तो एक वार्म जिसको बोलना चाहिए, एक जो सौहार्द का जो फीलिंग आता है, वो अधिकतर यहाँ पे देखने को मिला शुरू से ही, और अभी भी मिलता है। फिर एकाकीपन जो है वो बढ़ा, क्योंकि घर में रहना दिन भर आदत नहीं थी, और व्यवसाय में या ट्रैवल में बहुत हमने इस समय बिताया था कई सालों में। तो अ, उसमें तब्दीली लाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य लगता था। लेकिन फिर दिलचस्पी बढ़ी कि सामाजिक कार्यों में और ये साहित्यिक कार्यों में रुचि बढ़ाई जाए। और फिर एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी थी कि काम-धंधे का, रोज़गार का जो है वो अ, ज़रिया ढूँढा जाए। तो जूझना पड़ा, बहुत जूझना पड़ा। मतलब कई सालों तक के, स्पेशली इमिग्रेशन के मामले में बहुत यहाँ पे जूझना पड़ा हमको। 2000 में मार्केट कोलैप्स हुआ, स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ, तो उसका इम्पैक्ट सभी जगह पे, सभी क्षेत्रों में पड़ा। फिर उसके बाद में 9/11 हो गया, वो 9/11 का जो अ, इंसिडेंस हुआ, उसने बहुत हताहत किया, और स्पेशली इमिग्रेशन के मामले में बहुत सारा डिले हुआ। तो करीब-करीब 10 साल, 11 साल तक के का इंतज़ार था, जब हमारा ग्रीन कार्ड आया। तो इसके बारे में भी मैं सारांश में बोलना चाहता हूँ कि ग्रीन कार्ड का औचित्य क्या है, महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है? जब तक आपके पास में ग्रीन कार्ड नहीं रहता, तो आप वर्क परमिट पे रहते हैं, और आप जो असाइन्ड एक कैटेगरी है जॉब की या वर्क की, उसी में और उसी क्षेत्र में, उसी लोकेशन में, जियोग्राफिकल क्षेत्र में आपको रहना पड़ता है। आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते या जॉब चेंज नहीं कर सकते, और जो भी आपको आमदनी होती है, बस उसी में आपको संतोष रखना है, आपकी काबिलियत कुछ भी हो, टिके रहना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज भी बनी हुई है। मतलब जो भी लोग H-1B वीज़ा पे आए हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ लोगों का उस समय पे जल्दी से ग्रीन कार्ड आ गया था, लेकिन कई लोगों का 10-10, 15-15 साल तक के नहीं आया। तो ये समस्याओं से जूझते हुए उभर के बाहर आना, और अपने देश की नॉस्टैल्जिया जिसको बोलते हैं, उसको भुलाना रोज़,
एक ये बहुत मुझे लगता है कि जटिल और कठिन सब विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात दिन जो है वो देश की या घर की या दोस्तों की या परिवार की सोचने में पूरा जीवन चले जाए, तो क्योंकि वो तो पूरा नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिविटी क्या हो सकती है? तो पॉजिटिविटी देखने में अगर देखा जाए तो यहाँ की इमारतें, यहाँ की विशालता, विराटता जिसको बोलना चाहिए, ये देश ऐसा देश है जिसके अंदर में महाद्वीप बोलना चाहिए, इसको देश नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मिसिसिपी रिवर एक जो है नदी, उसका अगर टोटल लेंथ देखेंगे तो 2340 मील लंबी नदी है। हमारे भारत में अगर हम कलकत्ता से बंबई जाएंगे तो 2000 किलोमीटर है। मैं बात कर रहा हूँ 2340 मील, मतलब 1.6 से उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ लीजिए 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर लंबी नदी है। और वो देश के सेंटर से मतलब बहती है, और उससे जो वाटरवेज है, मतलब पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या माइनिंग से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड, स्टील का और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके जो है वो मिलती है। तो ये जो टेरिटरीज है उसकी, बस इसी एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, भौगोलिक परिस्थितियों का उदाहरण दे रहा हूँ। इससे इसकी विशालता का अनुभव हम कर सकते हैं। और फिर ये विशालता जो है केवल सिर्फ नदियों, झरनों और पेड़ पौधों तक के सीमित नहीं रहती, ये इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट होता है, एग्रीकल्चर पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गेहूं और खाद्यान्नों में समझ लीजिए सोयाबीन और क्या बोलते हैं, कॉटन, मूंगफली, इसका जो उत्पादन है, शायद काफी लोगों को जानकारी नहीं होगी, ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका, पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करता है। ऑयल का एक्सप्लोरेशन यहाँ पे हमने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सुना है आज तक। रमा जी, मेरे पास में कितना समय है? मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप थोड़ा बता, हाँ भाई साहब आप बताइए। जी आप देखिए आराम से, बाकी मैं भी ध्यान नहीं रख पाया, आपकी बातें अच्छा, सुन रहा हूँ। हाँ मैं लगभग एक 2-3 मेरे ख्याल मिनट में से कुछ समाप्त करता हूँ। 12-13 मिनट हो गए आपको, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। हाँ, 2-3 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं टाइम बॉक्स रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलते रहूं, मैं सुनने के लिए भी आया हूँ यहाँ पे। हाँ, तो हाँ, ये मैं बोल रहा था कि यूक्रेन के वॉर के बारे में हमने सुना, ईरान इराक के वॉर, जब बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो का जब आकाशवाणी में समाचार आते थे तो वो ईरान इराक की बात, झगड़े का बात सुनते रहते थे। तो बाद में मैंने उसको पता करने की कोशिश की कि ये ईरान इराक का वॉर हुआ क्यों था। तो ये ऑयल का सब कॉन्फ्लिक्ट था। ऑयल का जो है ना डोमिनेंस रहना चाहिए, इसलिए एक दूसरे के ऊपर में लड़ाई करते थे। और आज भी जो लड़ाइयाँ हो रही है मिडिल ईस्ट के ऊपर में, या हमने देखा 9/11 वगैरह, सबका बेसिक रीजन तो ये है ऑयल। लेकिन मजे की बात ये है कि 2018 में और 2018 के पहले भी मार्शला शेल गैस होती है, इंट्रैप्ड गैस होती है, जो पेट्रोलियम लिक्विफाइड, ये अमेरिका में सबसे ज्यादा बड़ा भंडार है। मतलब सऊदी अरब से कई गुना ज्यादा बड़ा भंडार अमेरिका में है। रशिया के बाद सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार यहाँ पे है। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देख लीजिए आप, और ट्रांसपोर्टेशन के लॉजिस्टिक के क्षेत्र में देख लीजिए, काफी इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। और एक दो उदाहरण तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ, पनामा कैनल जो बनी है, उसका जो इंजीनियरिंग मार्वल जिसको बोलना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ के आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने किया। ये लुइसियाना के अंदर में जो मिसिसिपी रिवर का बॉर्डर का जो डायरेक्शन चेंज किया, नहीं तो अदरवाइज वो न्यू ऑर्लियंस करके जो जगह है वो रहती नहीं अस्तित्व में, उसका कंस्ट्रक्शन आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने किया। यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ पे डेलावर करके एक चेसिफिक बे एरिया है। चेसिफिक बे एरिया का जो कोस्टल लाइन है, वो इंडिया के कोस्टल लाइन से बड़ा है। अब ये मैं कोस्टल लाइन की और वाटरवेज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी जो है बेयर मिनिमम आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसमें होती नहीं है। जैसे रोड बनेंगे, रेलवे बनेंगे, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का और बहुत बहुत आती है। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज का इस कंट्री ने उपयोग किया। और हम लोग झोपड़ियों की बात करते हैं और झुग्गी की बात करते हैं, ईंटों से और गारे से, और क्या कहते हैं आपका चूने से बनी इमारतों की बात करते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ
कि दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसी बिल्डिंग के ऊपर में रखा हुआ है तो फिलाडेल्फिया के सिटी हॉल में रखा हुआ है। विलियम पेन का स्टैच्यू है वो, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर में स्टील नहीं लगा हुआ है, केवल मैसनरी वर्क है वो। सो दैट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल। अब वो हमारे घर के तो ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 40 मतलब 25 मील 30 मील दूर है। ये हमको पता नहीं था, तो ये एक्सप्लोरेशन शुरू किया, ये देखना, जाके पढ़ना, वहाँ के बोर्ड्स, यहाँ पे सब लिखा हुआ रहता है वैसे तो, कैटलॉग रहता है। तो ये पढ़ के ऐसा अचंभा हुआ कि पहला पेव्ड रोड जो है अमेरिका का, पेव रोड का मतलब डामर रोड, ये फिलाडेल्फिया से लैंकेस्टर करके एक जगह है, वहां पे बना था, और वो हमारे घर के बिल्कुल नजदीक के पास में। तो यहाँ पे मैं लोकल स्थानीय लोगों से बात करना, उनको पता नहीं है उसके बारे में। तो हम हमारी विरासत को, हमारे इतिहास को, ये सब चीजों को ध्यान नहीं दे पाते। वो इसलिए नहीं दे पाते कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ जाते हैं और भुला देते हैं इसको। तो ये सब चीजों में मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और उससे फिर कुछ लिखने की भी बात शुरू हुई। और आपने तो मुझे कहा था कि मैं कुछ सुनाऊं आपको गाना वगैरह या कविताएं मेरी, लेकिन मैं यहीं पे पॉज करना चाहता हूँ क्योंकि और भी लोगों को सुनना है। एक बात ये बोल के मैं अपना संस्मरण जो है उसको विराम दूंगा कि लोग, और जैसे रामा जी ने भी कहा कि स्थानीय जगह जहाँ आप रहते हैं उसके बारे में जानकारी निकालना, उससे जुड़ना और उसको साहित्य में लाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अनिवार्य कार्य है, क्योंकि रात दिन हम जो है भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर में, राजनीति के ऊपर मैं लिखता हूँ। एक्चुअली मेरी आदत है, जो भी वहाँ पे करंट इवेंट होते हैं उसके ऊपर में मैं कुछ सरकाज़म लिखता हूँ, कुछ हास्य लिखता हूँ। लेकिन यहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं या विशालतम बातें हैं, उसके ऊपर में भी गौर हमने करना चाहिए और उसके ऊपर में हमने लिखना चाहिए। तो मेरा प्रयास रहेगा रामा जी, आपका जो सुझाव है वो सर माथे पे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उमेश जी। बहुत अच्छा उमेश जी, बहुत खूब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अनीता जी अभी नहीं आई हैं, तो ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ते मेरा ख्याल से तो विश्वास जी, आगे बढ़ने से पहले आप भी तो अपनी एक रचना सुना दो। जी, मैं फिर कुछ जी, मैं कुछ सुनाता हूँ। तो एक छोटी-सी कविता, और उसके बाद मैं एक्चुअली संध्या जी को सुनने में बहुत इंतज़ार है मुझे। तो एक छोटी-सी कविता रामा जी, आप के आग्रह पर, कि कविता है प्रवास। प्रवास के पीछे, हर प्रवास के पीछे एक आस है। हर प्रवास के पीछे एक आस है, कुछ पाने की, ज़माने को दिखाने की, अपना बचाए रखकर नया कुछ अपनाने की। हर प्रवास के पीछे एक आस है, कुछ मिलेगा इसका विश्वास है, नई मिट्टी नई जमीन का एहसास है, अपनों से दूर नए नाते आसपास है, नई भूमि पर जो मिला वो खास है। हर प्रवास के पीछे एक आस है। हाँ, हर प्रवास के पीछे कुछ अधूरा है, हर प्रवास के पीछे कुछ अधूरा है, सब कुछ मिलकर भी जो नहीं हुआ वो पूरा है। दर्द अपनों से दूरी का, पांव जमाने की मजबूरी का, अकेले में रोने का, सब होकर भी खोने का। हर प्रवास के पीछे कुछ अधूरा है, हर प्रवास के पीछे कुछ त्याग है, हर प्रवास के पीछे कुछ त्याग है। हर पल निरंतर जलती आग है, जहां होना था वहां आए नहीं, कुछ रिश्ते हमने निभाए नहीं। गिरते उठते संभलते कट ही रहा है, गिरते उठते संभलते कट ही गया है, उस और इस देश में बराबर बट ही गया है। शुरुआत से शुरू कर यहाँ पहचान बनाई है, शुरुआत से शुरू कर यहाँ पहचान बनाई है। कुछ जानते हैं कुछ मानते हैं, बस यही मेरी कमाई है। उसने बनाया इसने संवारा है, उसने बनाया इसने संवारा है, वो तो मेरा है ही, और ये देश भी मुझे प्यारा है, ये देश भी मुझे प्यारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विश्वास जी, बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। तो अब मैं अपने कार्यक्रम अध्यक्ष सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी संध्या सिंह जी को आमंत्रण देना चाहूंगा मंच पर। उससे पहले उनका परिचय।
डॉक्टर संध्या सिंह सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। वो हिंदी व तमिल विभागाध्यक्ष हैं, सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। आप सिंगापुर हिंदी संस्था की अध्यक्ष हैं, संपादक हैं सिंगापुर संगम हिंदी पत्रिका की, और प्रबंधन समिति में उपसचिव हैं हिंदी सोसाइटी सिंगापुर में, और मार्गदर्शक मंडल में है प्रवासी साहित्य पत्रिका, केंद्रीय हिंदी संस्थान, डायस्पोरा सेंटर, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ही शिक्षा संस्थान। सिंगापुर, भारत, यूरोप, फिजी आदि कई देशों में आपने शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी हैं। डॉक्टर संध्या द्वारा विदेशियों के लिए भाषा शिक्षण से संबंधित रची दोनों पुस्तकों को सिंगापुर के दोनों विश्वविद्यालय में मुख्य पुस्तक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गद्य लेखन में विशेष रुचि रखने वाली डॉक्टर संध्या को कई संस्थाओं द्वारा हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी सेवी सम्मान, प्रवासी साहित्य सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। संध्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, और हार्दिक आभार रामा जी इस मंच से जोड़ने के लिए। आज एक ऐसा विषय आपने जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष आपने की, जो मुझे लगता है कि विदेश में बसे हर भारतीय, हर जो भी किसी दूसरे देश में जाकर बसता है, उसके दिल के बहुत निकट है ये विषय, क्योंकि प्रवास वास्तव में उसके लिए एक नया जन्म होता है। जब ऐसे कहते हैं कि औरतें जब बच्चा जनती हैं तो दूसरा जन्म लेती हैं, और उसी तरह से चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, जब दूसरे देश में जाता है तो वो एक दूसरा जन्म लेता है। तो औरतों के लिए तो ये तीसरा जन्म हो जाता है। और चूंकि मैं महिला हूं, तो अगर उस दृष्टि से देखूं तो ये बिल्कुल मेरे लिए दूसरा, तीसरा, चौथा जन्म रहा है। और लेकिन जो उसकी सीमाएं रही हैं, जो उसके आयाम रहे हैं, ना तो सीमाओं ने सीमित किया, ना बल्कि व्यापक फलक दिया है। तो आज के कार्यक्रम पर थोड़ी सी बातचीत करते हुए फिर मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूंगी। आज जैसे मैं जब अभी आप सभी को सुन रही थी, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि भले ही हम विदेश में बसे हैं, लेकिन ना तो अपने देश को छोड़ा है और ना ही उस देश को कहीं अनदेखा किया है। तो दोनों को जोड़कर एक सेतु की तरह चलने का कार्य साहित्यकार, जैसा कि रामा जी ने शुरू में कहा कि नॉस्टैल्जिया से बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है, और उससे बाहर लाने के लिए ये प्रयास ज्यादा खास किया गया है। विश्वरंग का भी हार्दिक आभार कि आज उस मंच से, उस बैनर से हम इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसा शुरू में उमेश जी ने कहा कि कई लोग हम 2019 में आमने सामने विश्वरंग के मंच पर मिले थे, और आज आभासी मंच पर, जैसे रामा जी, उमेश जी, दिव्या जी, मैं, हम सब आभासी मंच से जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक अनूठी बात है। बिल्कुल रामा जी, जैसे अनुवाद की पृष्ठभूमि पर जो आपने बात की काम करने की, मुझे लगता है कि शायद उसकी बहुत अधिक आवश्यकता, और इस दिशा में आपके द्वारा किया जा रहा है प्रयास, और भी कई लोगों द्वारा किया जाए इस तरह का प्रयास, तो ये एक ऐसा दस्तावेजीकरण हमारे लिए आगे के लिए होगा, भविष्य के लिए होगा, जो उस देश को जानने समझने, अपनी भाषा में जाने समझेगा और आगे ले जाने का कार्य करेगा। और शिप्रा जी, आपकी कविता, आपने जो अपनी बात दोहों से शुरुआत करके कविता गीत तक लेकर गई, वो दोनों बिल्कुल, जहां आपका दोहा जो है वो जड़ों से जुड़कर पनपते हैं, वो आपके भारत भूमि से आपके लगाव को दर्शाता है। वहीं आपका जो गीत है वो मैक्स मुलर की तपोभूमि, वोल्गा की जलधारा, युद्ध भूमि तक की बात आपने उसमें, उसके सभी पक्षों को आपने उसमें उकेरा, और मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे आज सुनाया भी है। तो मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगी आपको कि आप बिल्कुल, प्रवास नया जन्म है और आप उसको जी रही हैं, उस देश को भी, और जिस देश को छोड़कर आई हैं उस देश को भी। इंद्रेश जी, आज बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि दशहरा तो 4 दिन पहले भारत में हो गया, लेकिन यही तो है कि जब हम जिस देश में बसते हैं उस देश के ही हमें होके रहना पड़ता है। भले ही वहां 4 दिन पहले दशहरा मना लिया गया हो, लेकिन विदेशों में इस हफ्ते भी मनाया जा रहा है, हो सकता है कुछ अगले हफ्ते भी मनाया जाए। तो हम उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और ढालकर वहां जब वो त्योहार मनाया जाता है, उसी दिन उसका हम भी आनंद उसी प्रकार लेते हैं, जिस प्रकार अगर भारत में रहते तो 4 दिन पहले हमने लिया होता। बिल्कुल, आम है सबको खाना पर पेड़ नहीं लगाना, तो बिल्कुल कविताएं सबको लिखनी है, लेकिन उसमें प्रवास का आभास होना भी जरूरी है, तभी वो प्रवासी साहित्य या प्रवास जो एक आज जिसकी बात की जा रही है कि प्रवासी साहित्य पर काफी चर्चा हो रही है, तो बिल्कुल हमें ही वो आगे आना है। वो जैसे दिव्या जी की कहानियां जब मैं पढ़ती हूँ, तो बिल्कुल मुझे उसमें ब्रिटेन नजर आने लगता है।
तो वो वही हमें लेकर आना है। हम सभी जो नए हैं या अभी उतना नहीं कर पा रहे हैं, हमें भी वही चीजें कर कर लानी है। नाप और विश्वास जी बीच बीच में जो आपके नाप कर नए आसमान हम जल्द वापस आते हैं से कौन है वहां, ये इतनी सटीक बात आपने कही है कि बिल्कुल जब हम आते हैं तो लगता है, खासकर वे लोग जो नौकरी के सिलसिले में आते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल सही बात है कि आते हैं तो लगता है कि थोड़े दिन कमा लें या रह लें विदेश में, अपनी एक चाह है, इच्छा है, उसको पूरी कर लें और उसके बाद पुनः वापस लौट आएंगे। लेकिन रहने के बाद अंत में ये होता है कि अब वहां कौन बचा है, क्योंकि जब तक हम ये समझते हैं कि शायद वापस जाना चाहिए, तब तक जो हमारे अपने होते हैं वो वहां नहीं रहते हैं, या हम इस देश में इतना बस जाते हैं कि अब यही हमारा अपना देश हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आपकी बीच बीच में जो कविताएं हमें सुनने को मिली, इतना सुंदर मन संचालन आपका रहा, क्योंकि हर प्रवास के पीछे एक आस है। आपकी कविता से जो आपने जिन बातों को सहेजा, उनके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगी आपको। और अब हम आते हैं अपने मुख्य वक्तव्य पर। मुख्य वक्ता उमेश तांबी जी ने, जिनके आने का कारण शायद इतना सुखद नहीं था, एक कारण एक कहा जा सकता है कि मजबूरी रही कि जिसके कारण उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। ऐसी मजबूरी जिसके लिए कोई और विकल्प नहीं था, शायद यही एक विकल्प था और उस विकल्प को उन्होंने अपनाया। और आने का कारण भले ही बेटी की चिकित्सा रही, और ईश्वर की दया से वो सारी चीजें उसी दिशा में जैसी चाह थी उस तरफ बढ़ी। लेकिन देश को उन्होंने जब पहचानना शुरू किया, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ लोग गर्मजोशी से बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी एकाकीपन महसूस होता है। तो उस देश, उस समाज को समझने का उन्होंने प्रयास किया। और कहते हैं ना कि जिस दिन उन्होंने कहा कि भतीजे का जन्म हुआ, उसी दिन मेरे प्रवास का जन्म हुआ। तो ये दोनों चीजें एक नया जन्म जो है वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें दूसरों पर अब आश्रित नहीं रहना है, खुद करना, उसे उस तरह से भी देखा जा सकता है। और उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए जो जूझने की बात है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उस पर भी प्रकाश डाला। अपनी बाकी अमेरिका की जो विशेषताएं हैं, चाहे नदी की बात हो, चाहे तेल की बात हो, चाहे विरासत और इतिहास में रुचि लेकर उन्होंने जो लिखना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, समाज सेवा के कार्य से वे जुड़े। तो इन सब चीजों को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बातों में रखा, जिससे कि कोई भी प्रवासी जो अमेरिका जाकर बसना चाहेगा, उसे काफी सारी चीजें फिलाडेल्फिया के बारे में खास करके, या एक बड़े रूप में अमेरिका के बारे में भी उसे पता चलेंगी, और आगे उस दिशा में वो कार्य कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं यही एक चीज, अब इस पे अगर मैं आती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रवास जो है वो कुछ पुराना हम जो लेकर आते हैं उसे धूमिल करना, और जो नया हमें मिल रहा है उसे सहेजना, और उस नए में स्वयं को ढालना और अपने अस्तित्व को निखारना, ये प्रवास है। क्योंकि हम अगर जो पुराना लेकर आए हैं, अगर उसी के इर्द गिर्द ही अपनी रचनाएं रचते रहे, अपने साहित्य को रचते रहे, तो अपनी पीढ़ी को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। अगली पीढ़ी फिर वो उसे पढ़कर वो अंतर ही नहीं कर पाएगी कि भारत में लिखी गई रचना है या विदेश में बैठकर लिखी गई है। क्योंकि आज अगर हम पढ़ते हैं, जैसे शूद्र अगर हम पढ़ें, या अगर हम गोदान पढ़ते हैं, तो उसमें जो उन्होंने मरीच देश का वर्णन किया है उन्होंने, उस जब मैं पूरा वो भूल रही हूँ, गोदान में जब गोबर जुनिया के चक्कर में जब घर से भाग जाता है और लौटता है, तो वो धनिया उससे यही कहती है ना कि ये मैं तो इतना डर गई थी, मेरे प्राण सूख गए थे, मुझे लगा कि तुम मिर्च देश भाग गए। तो वो एक मिर्च देश हमें उस समय के गिरमिटिया देशों की पूरी कथा बता देता है कि किस प्रकार प्रताड़ित होते थे। जैसे 1-2 मिर्च खाइए तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा आपने खा लिया तो किस तरह से वो आपको परेशान करता है। तो वही चीज है कि अगर वो वहां बैठकर लिखा जा सकता है, तो जब हम यहाँ हैं, जो हम जिसे कहते हैं ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जिस चीज को हम रोज जी रहे हैं, अगर वो चीजें नहीं हम अपनी रचनाओं में डालेंगे, तो फिर आगे हम क्या देंगे? फिर तो हम उसी के आसपास घूमते रह जाएंगे। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वो हमें उकसाता है कि हम अपना विस्तार करें, और वही विस्तार हमारी रचनाओं, हमारे साहित्य में होना चाहिए। भारत से बाहर भारत की संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, तीज त्योहार, ये सब चीजें जो है वो अपना बसेरा, आज जब हम आते हैं भारत से बाहर, तो हमारे साथ साथ ये सारी चीजें भी अपना बसेरा ढूंढ लेती हैं उस समाज में जिसमें हम स्थापित होते हैं। तो इस प्रवासी साहित्य में हमें इस नए जन्म को अपने स्थान
देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियां लेकर आते हैं, बहुत सारे शब्द चित्र लेकर आते हैं, लेकिन उन स्मृतियों को शब्द चित्र जो है वो बाद में विकृतियां ना लगे हमें, बल्कि एक अलग उनमें संवेदना यहाँ के समाज से भरकर हमें उस जो पूरा वो समाज है उसका समाज शास्त्र एक तरह से हमारी रचनाओं में, हमारे साहित्य में, हमारी लेखनी में, हमारे चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, संस्मरण हो, और ये भी है कि हर तरह की रचनाएं लिखी जाए, किसी एक विधा से ही हम बंद कर ना रहें। साथ ही एक दो चीजें और मैं कहना चाहूंगी, समय मुझे पता है कम है, तो समय की आवाज हम जो वो समाज है उसकी आवाज हमें बनना है। जिस समाज में हम आए हैं, हमने अपने आप को ढाला है, हम जिस समाज ने हमें अपनाना शुरू किया है, उस समाज की उस समय की आवाज बनकर हम अपने साहित्य में उभारें, अपने साहित्य से स्वयं को उभारें, और साथ ही जो आम जीवन है वहां का, उससे सरोकार रखते हुए अपनी बातें, सब कुछ हवा में ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो, क्योंकि समाज और अतीत दोनों में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं भी छूट जाती हैं। कई बार जब पुस्तकें भी पढ़ते हैं तो वो चीजें नहीं होते, लेकिन साहित्य उन चीजों को अपने ढंग से लिख सकता है, क्योंकि साहित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं है कोई कि आपने, क्योंकि वो कल्पना भी हो सकती है, वो असलियत भी हो सकती है। तो समाज और अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम संपूर्ण करने का ये जो एक दायित्व है, ये साहित्यकार पर होता है, रचनाकार पर होता है, क्योंकि प्रवास अगर जीवन का उत्थान है तो वो उससे हमें शिखर तक तभी पहुंचा सकते हैं जब हम अपनी रचनाओं में वैविध्यता लाएंगे, उसमें विविधता लाएंगे। और साथ ही, क्योंकि मैं आज देखती हूँ कि सिंगापुर में बहुत सारे मित्र हैं जो अपने छोटे छोटे फेसबुक पोस्ट आदि पर, अब दफ्तर में अगर उन्हें तरक्की मिली है या उन्हें बोनस मिला है, कोई चीज, किसी भी चीज को, तो छोटी छोटी चीजों को किस तरह से उनके चीनी अधिकारी ने उनसे ये बात कही, या उनके दफ्तर का जो माहौल है जो विदेशी है उसमें किस तरह से इस चीज को रखा गया, तो यही तो समाज है। कोई कहीं हमें अलग से ढूंढ कर लाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आसपास जो चीजें देख रहे हैं, क्योंकि हमारा, जब हम बाहर रहते हैं तो सिर्फ भारतीय हमारे दोस्त नहीं होते, हर तरह के लोगों के साथ हमें कार्य करना पड़ता है। तो उन्हें ही अपने शब्दों में पिरोकर अगर हम आगे बढ़ाते रहें तो मुझे लगता है कि एक बेहतर हम साहित्य सृजन कर पाएंगे, और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को और बेहतर साहित्य दे पाएंगे, क्योंकि वो फिर हमारे साहित्य के द्वारा जानेंगे कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले वह देश, जब मेरे पूर्वज या मेरे भारत से दूसरे लोग आए तो कैसा था, और आज जहां मैं जी रहा हूं वो कैसा है। ये हमें मॉरिशस आदि के कई रचनाओं में पढ़ने को भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। वहां लोगों ने उस समय जिस तरह से जूझा, जिस तरह से पीड़ाएं सही, वो सब कुछ वहां लिखा, काफी कुछ लिखा गया, जिनको पढ़कर आज वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके दादा बाबा ने किस तरह से चीजें सही या की। तो ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद 26-27 साल पहले भारत से आई, और जब मैं आई तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे उस समय जैसे सबको होता है भारत की याद आती है, मुझे भी आती है, लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि किसी काम या नौकरी के लिए आई, मैं ब्याह करके आई थी। तो मैं तो पूरा भारत ही दहेज में लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे यही रहना था। और इसलिए मुझे ये नहीं था कि हाँ 4-5 साल नौकरी करके हम लोग वापस चले जाएंगे, ये कभी था ही नहीं। तो मेरे लिए वो पहला दिन ही ऐसा था कि अब यही देश है, अब वो भारत मायका है, सिर्फ कभी कभी जाना है, और ससुराल यही है। तो उसी तरह से मुझे लगता है, और फिर जो भी कुछ किया, जो भी कुछ वो यहीं के समाज के लिए किया, यहीं की चीजों, क्योंकि एक छोड़ आई हूँ। अगर हाँ वहां लौटने का वो रहता तो शायद ज्यादा मैं भी नॉस्टैल्जिया में रहती, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और मैं बहुत छोटे शहर से आई, बहुत छोटे शहर से, और बिल्कुल उस समय विदेश था, आज नहीं है। आज भारत और विदेशों में कोई बहुत अंतर नहीं रह गया है, लेकिन उस समय यह बिल्कुल विदेश था। लेकिन, और मैं बिल्कुल हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी वाली थी, और यहाँ आकर के कोई हिंदी बोलता ही नहीं था, मेरे घर में भी कोई हिंदी नहीं बोलता था, लेकिन फिर भी लगा कि ठीक है, वो नहीं हिंदी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं काम ही ऐसा करूंगी कि मेरे आसपास ही सब हिंदी हिंदी हो, और आज मुझे सारे घर में मेरा नाम ही हिंदी प्रेमी रखा हुआ है, क्योंकि दिन रात मेरा काम ही हिंदी हिंदी है। तो मुझे लगता है, क्योंकि वो मैंने अपने और मैंने यहाँ के लोगों के साथ काम करना शुरू किया, और तो वही चीजें हैं कि ये सब बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं हम कहीं कहीं लिख के रखते हैं, हमारे साथ होती हैं, उन्हें हम अपने साहित्य में ले आए, विविधता लाएं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग कविताओं की तरफ ज्यादा मुड़ते हैं,
शायद हमें और चीजें जो पढ़ने में हमें ज्यादा गहराई देती हैं, अगर हम उस तरफ भी ज्यादा मुड़े और ज्यादा लिखें और समाज को ले आए, जो जिस समाज में भी, जिस भी देश में हम रह रहे हैं, तो वो ज्यादा आगे के लिए बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रामा जी और विश्वास जी, विश्व रंग साझा संसार इस मंच से जोड़ने के लिए हार्दिक आभार। दिव्या जी आप जुड़ी और आप अभी तक हैं यहाँ सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संध्या जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर संध्या जी, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, पहले भी कई बार सुना है और आज भी आपने जिस तरह से अपनी बात रखी, तो और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि मेरी इच्छा तो थी कि मैं उमेश जी का गीत सुनूं, पर मुझे पता है कि समय की सीमा है, तो मैं रामा जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना धन्यवाद वक्तव्य दें और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार विश्वास जी। आज बहुत सारी नई बातें सुनने को मिली सिप्रा जी से, बातें सुनने को मिली। हालांकि संध्या जी बहुत सारा सभी के वक्तव्य पर, सभी की रचनाओं पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल चुकी हैं, तो मैं भी दो तीन तीन बातें बताते हुए आगे बढ़ता हूं। और एक मैं संध्या जी से अनुमति चाहूंगा कि इस आयोजन का अंत करने से पहले मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं, और वो एक इटालियन कविता है जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया। संध्या जी आपसे अनुमति चाहिए। स्वागत है रामा जी, बिल्कुल। जी जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया बातें बताई सिप्रा जी की, जो जर्मनी पर आधारित जो कविता थी, राइन नदी, मैक्स मुलर, गोथे, उन्होंने बहुत सारी लगभग जर्मनी की संस्कृति को उन्होंने समेटने का काम इस रचना में किया। बहुत सुंदर थी। जर्मनी का जो सांस्कृतिक वैभव है वो इस रचना में सुनाई पड़ता है। इंद्रेश जी की आम खाना सबको है लेकिन पेड़ नहीं लगाना, ये रचना मैं कई बार सुन चुका हूँ, और ये मेरा उनसे विशेष निवेदन था कि आज आप फिर से वही सुनाएं, क्योंकि ये एक ऐसी सार्वभौमिक बात है जो आदमी को जगाती है अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति। तो बहुत बहुत आभार इंद्रेश जी आपका भी, सिप्रा जी आपका भी। और इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। उमेश जी ने बहुत सारी बातें बताई। उनके वक्तव्य में जो था 2 दशकों का पूरा अनुभव छुपा हुआ था, और उन्होंने बताया कि प्रवासी होना आसान नहीं है, और पारिवारिक जीवन की बहुत सारी संवेदनशील बातें भी उन्होंने साझा की। अपने बेटे के हृदय के इलाज के बारे में भी बताया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और भौतिक शास्त्र और जीपीएस जैसी बातें, और फिलाडेल्फिया जो है वो अमेरिका की जननी है, और ध्वनि प्रदूषण से लेके मिसिसिपी नदी और आर्थिक यातायात, कृषि, पेयजल आदि सब बातें बताई। तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और संध्या जी ने हमारे साथ मिलकर आज साझा संसार के पटल पर प्रवास मेरा नया जन्म के आयोजन को आपने सुशोभित किया। आपने अपनी जीवन दृष्टि, प्रवासी जीवन दृष्टि को साझा किया, और भारत को दहेज में लेके आई। एक बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बात कही आपने, जो हम सभी किसी न किसी रूप में साथ लाए हैं, और आपने उसको सब ऐसे समेट दिया कि वो तो हमारी है ही, लेकिन हमें पीहर भी अपना बनाना है, हमें ससुराल भी अपना बनाना है। तो बहुत बढ़िया बातें आपने बताई। आपने बताया कि अनुवाद की जो आवश्यकता है उस पे भी आपने बल दिया कि ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने दिव्या जी की कहानियों के बारे में टिप्पणी की, रेखांकन किया उनकी रचनाओं का। गोदान का आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया प्रवास के बारे में, और नए को सहेजना, पुराने को संभालना, यही तो सब कुछ है। और ये इन दोनों धाराओं को साथ चलना जरूरी है, लेकिन जो हमारा जो नया है वो ना छूटे। पुराना तो साथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन नए को लेकर हम सृजन करें, और नए को लेकर हमारी जिम्मेदारी प्रवासी रचनाकार होने के नाते उस सार्वभौमिक या स्थानीय वैभव को हम कैसे शब्दों में उड़ेल कर अपने भारतीय पाठकों, अपने भारतीय श्रोताओं तक पहुंचाएं, ये बहुत जरूरी है।
और आपने बताया कि ये भी बताया कि स्थानीय समाज की आवाज बनना हमें ही है, कोई दूसरा यहाँ नहीं आएगा, और हमें आम जीवन से सरोकार भी करना है। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिप्रा जी को, इंद्रेश जी को, उमेश जी को, संध्या जी को, दिव्या जी को, शकुंतला बहादुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। गौतम सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं जर्मनी से, और मैं बहुत सारे हमारे श्रोताओं का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। साथ ही मैं विश्वास जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। और अभी मैं आपको एक ये छोटी सी कविता है इटालियन, जिसका मैंने पिछले दिनों अनुवाद किया था। इन पत्रों का भी मैं एक दो को मैंने पढ़ा है, और मैं जल्दी साझा करूंगा, जो ये 16वीं शताब्दी के पत्रों की जो पुस्तक मुझे मिली है। मैं अब कविता पर आता हूं, और कविता का शीर्षक है, इटालियन में कहते हैं ला इन्फिनितो, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं जाकोमो लियोपार्दी। ला इन्फिनितो का मतलब है अनंतता। मैं कविता पे आता हूँ। मुझे सदा प्यारी थी, मुझे सदा प्यारी थी यह पहाड़ी, मुझे सदा प्यारी थी यह पहाड़ी, और ढेरों अर्थों में यह झाड़ी। क्षितिज के अंत पर अति विशेष बैठी हुई, दिगंत में झांकती शाखाएं, दिगंत में झांकती शाखाएं, बीचों बीच अंतराल अनंत और अलौकिक। मौन सी चुप्पी और उसके बीच गहराती शांति। कुछ देर के लिए मेरी सोच के नाटक में, कुछ देर के लिए मेरी सोच के नाटक में, जहां दिल घबराहट की तरंग से है अछूता, जहां दिल घबराहट की तरंग से है अछूता, इस झाड़ी में है देती सुनाई सरसराहट हवा की। मेरा मन इस सरसराहट में है तोलता मौन को, मेरा मन इस सरसराहट में तोलता है मौन को। शाश्वतता मेरे मस्तिष्क में अपार जाती है छा, शाश्वतता मस्तिष्क में मेरे आर पार जाती है छा। मृत सा मौसम वर्तमान जीवन और उसकी आहट, यह विशालता है देती डूबा मेरे विचार को, यह विशालता है देती डूबा मेरे विचार को। है समुद्र में डूबे जहाज के टुकड़े सी तबाही मुझे बहुत प्यारी। बहुत बहुत आभार आपका इस रचना को सुनने वाह के वाह, लिए। और बहुत सुंदर, रमा बहुत जी, आप बहुत खूबसूरत। आपको एक कमेंट में करना चाहता हूँ। ये इटालियन भाषा की कविता को रूपांतर किया आपने, भाषांतर किया, और इतने शानदार ढंग से आपने उसको पढ़ा भी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। इटालियन मैंने बताया, इटली जो है ना, मेरा वो मन का देश है, दूसरा देश है। मैं पिछले 3 दशक से ज्यादा से जाता रहा हूँ और हर साल जाता हूँ। और अब ये जो मैंने आपको ये पुस्तक जो शुरुआत में दिखाई थी, इसमें बहुत सारी रोचक बातें जो हमारे देश की बातें हैं और 16वीं शताब्दी की बातें, ये मैं आप लोगों से और शीघ्र ही साझा करूंगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस मंच से। बहुत बहुत आभार आप सभी का। संध्या जी हमें इजाजत दें समापन के लिए। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को एक बार फिर से नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।